है, कोई बात नहीं। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सरकारी बी वार्ड के डेप्यूटी मिस्टर राजेश लेवेकर, मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाऊसिंग फेडरेशनचे मानद सचिव आमचे मित्र ॲडव्होकेट वडे, नवजीवन संस्थेचे चेअरमन श्री शाहसाहेब, ज्यांनी या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते ॲडव्होकेट प्रसाद परब, या ठिकाणी उपस्थित असणारे हाऊसिंग फेडरेशनचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे प्रशिक्षक, ॲडव्होकेट्स मंडळी उपस्थित आहेत या ठिकाणी, सर्व सरकारी ॲडव्होकेट, या नवजीवन संस्थेचे उपस्थित सभासद आणि या विभागातून विविध संस्थांचे आलेले सर्व सभासद, सहकारी बंधू आणि भगिनी, सबसे पहले मैं इस सोसाइटी का हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा हॉल, एसी हॉल दे दिया। काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज वर्किंग डे होते हुए भी आप अपना रूटीन वर्क छोड़ के इधर आ गए। हमारे पहले दो एडवोकेट लोगों ने आपको ड्रीम कन्वेंस और कंटा मुक्त अभियान इसके बारे में डिटेल्स बताया, लेकिन उसमें मैं इन शॉर्टली कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। मोस्टली कन्वेंस और ड्रीम कन्वेंस में बेसिक फर्क क्या है, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी विदिन 4 months बिल्डर ने कन्वेंस करके देना चाहिए। तो बिल्डर खुद अपनी सोसाइटी की जमीन, अपना प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम पर करके देता है तो उसको कन्वेंस होता है। सिंपल, बिल्डर ने करके दिया तो कन्वेंस। और जो सोसाइटी सालों से बनी हुई है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कार्ड पर अभी भी नाम नहीं लगाया या उसकी लैंड सोसाइटी के नाम पर नहीं हुई है, तो उसको गवर्नमेंट ने मोफा एक्ट में सेक्शन 11 में ये नई तरतूद 2012 में इंक्लूड की। मतलब एक तरतूद थी लेकिन उसकी अमलबजावनी 2012 से थोड़ी स्ट्रिक्टली की और 2012 के बाद ड्रीम कन्वेंस सब सोसाइटी में होना चाहिए, ऐसे ही गवर्नमेंट का जिहाद निकला। आपको याद होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम में 2012 में हमने हर एक सोसाइटी को एक लेटर दिया था उनके साइन का। आप लोगों में से कौन से सोसाइटी को आया होगा मालूम नहीं मेरे को, लेकिन एट दैट टाइम हम एंड DDR थाने, तो उधर हमने हर एक सोसाइटी को दिया। तो 2012 से ड्रीम कन्वेंस की प्रोसीजर चलती आ रही है, लेकिन टोटल महाराष्ट्र का आप जो हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड देखेंगे तो करीबन 1,15,000 तक हाउसिंग सोसाइटीज, और इतने सोसाइटीज के बाद कन्वेंस कितने हुए तो मोस्टली 50% भी सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारे कोऑपरेटिव कमिश्नर ऑनरेबल अनिल कौड़े सर और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट में ड्राइव लिया कि जो भी सोसाइटी कन्वेंस करने की बची है वो सोसाइटी का एक अपन अलग से एक अभियान अगले 6 महीने तक चलाएंगे, जो अप्रैल से अभी चालू हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज का ड्रीम कन्वेंस करने के लिए
अधिकारियों ने सोसाइटी के पास जाना है, तो सोसाइटी को जो भी डिफिकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके उनको डीप कन्विंस करने के लिए राजी करना है। हमको मालूम है कि बहुत सारे सोसाइटीज को डीप कन्विंस करना है, करना भी चाहते हैं, लेकिन कहां से शुरू करना है और कौन शुरू करेगा, इसमें बहुत सारे लोग रुके। तो जैसे मैंने पहले एडवोकेट परब में बताया कि जब जीआर निकला तब 20 तक डॉक्यूमेंट थे, लेकिन आज के तारीख में खाली 7 डॉक्यूमेंट, 7 ओनली 7 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। एकदम सिंपल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास हर एक सोसाइटी के पास वो डॉक्यूमेंट आज भी है। जरा थोड़ा बोलना। तो पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 7, एक प्रिस्क्राइब किया है फॉर्म, वो फॉर्म नंबर 7 में आपको एप्लीकेशन करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो 2000 रुपए का कोर्ट की स्टैम्प है, उसको लगाना है, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तीसरा मोस्टली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब विदाउट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कन्विंस नहीं होने वाला, ये पक्का ध्यान में रखोगे। आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं है तो कन्विंस होगा ही नहीं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक थर्ड डॉक्यूमेंट है। देन डीप कन्वेंस को जाने के पहले आपको एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेना है और उसमें एक रिजोल्यूशन पास करना है और बिल्डर को एक नोटिस देना है, जो भी बिल्डर ऑन रिकॉर्ड है कि आपने इतने सालों में हमको कन्वेंस करके नहीं दिया है, आप देने वाले कहीं तो दो, नहीं तो हम डीप कन्वेंस के लिए जा रहे हैं। ऐसा सिंपल एक लेटर उसको भेजने का है और वो जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन उसमें अटैच करने का। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपकी सोसाइटी का जो भी लेआउट है, प्लान है, जो कारपोरेशन के टाइम अपन लोगों ने सबमिट किया होगा, तो उसका कॉपी अटैच करना है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके सोसाइटी के लैंड के बारे में जो भी प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा, 7/12 रहेगा, 7/12 तो सिटी में नहीं रहता है, प्रॉपर्टी कार्ड का कॉपी जिसमें पुरानी बिल्डर का रहेगा या लैंड ओनर का रिकॉर्ड पर नाम रहेगा, उसका कॉपी आपको अटैच करना है। देन मेंबर की लिस्ट, समझो आपकी सोसाइटी में 50 मेंबर है तो 50 मेंबर की लिस्ट अटैच करनी है और 50 मेंबर के लिस्ट के साथ उसका इंडेक्स 2, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं, ओनली इंडेक्स 2, 1 पेज, इंडेक्स 2 का कॉपी और मेंबर लिस्ट और एक मेंबर का खाली फुल डॉक्युमेंट अटॅच करणे, खरेदी करणे. फक्त एका सभासदाचं खरेदी खत जोडायचे. 50चे 50 गट्टे घेऊन आम्हालाही काही त्याचंही काय नाही, तुम्ही त्रास घ्यायचा नाही. देन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला. तुमची जर बिल्डिंग कंप्लीशन होने के बाद आपको ओसी मिला होगा या सीसी में रहेगा या ओसी रहेगा, दोनों में से एक. तो अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया मैं फिर से बोलता हूँ. 7 नंबर फॉर्म, 2000 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प, देन बिल्डर को दी हुई नोटिस, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का ठहराव, लेआउट प्लान, देन ओसीसीसी और मेंबर लिस्ट, उसके साथ इंडेक्स 2 और प्रॉपर्टी कार्ड. तो इतने, इनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास कोई प्रॉब्लम है किसी को कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो ये सब खत्म होने के बाद अपन थोड़ा 1 to 1 आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका भी अपन आंसर देने वाले हैं. तो कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान में क्वेश्चन तैयार करके रखो कि भाई इसमें किसी के साथ ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे आगे जाना चाहिए, मेंबर का ये प्रॉब्लम है कैसे आगे जाना चाहिए. तो अपन आज इधर वो सॉल्व करने वाले, मतलब आपको गाइड करने वाले. तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट करने के बाद एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके डीडीआर को गव्हर्नमेंट ने अधिकार दिया है. तो पूरा बॉम्बे सिटी का, मुंबई शहर आपल्याकडे जेवढा एरिया आहे तो सायन पासून आणि इकडं दादर पर्यंत
पूर्ण शहरासाठी DDR कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणून DDR 1 जे आमचं मल्होत्रा ऑफिस आहे त्या ठिकाणी एक कॉम्पिटंट ऑफिसर म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी ही कार्यवाही करतो। तो ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद की जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट में बताता हूं मैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ योर फाइल हम एक हेयरिंग की नोटिस देते हैं। हेयरिंग किनको देते हैं? सोसाइटी को, रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी बिल्डर रहेगा उसको और लैंड ओनर रहेगा तो उसको। उसके बाद कभी कभी एक लैंड ओनर के बाद उसके वारिस बहुत सारे होते हैं, तो आप जो भी आपको रिकॉर्ड देंगे उसको सबको नोटिस देते, हेयरिंग को बुला दे। 95% हेयरिंग को कोई आता नहीं, कोई आता नहीं। ध्यान में रखो कि तुम्हारे मन में रहेगा कि उधर बिल्डर आके अपोज करेगा, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उधर अपोज करके प्रॉब्लेम होने वाला है। आल्यानंतर काय उत्तर आहे ना आमच्याकडे, त्याची काळजीच करू नका तुम्ही। आम्ही सोसायटीला मदत करायला बसलोय, बिल्डरला नाही। कुणी बिल्डर असेल तर कृपा करून ते तसं वाटून घेऊ नका, परंतु इथं कन्व्हिन्स एवढ्या वर्ष तुम्ही करून देत नाही म्हणून तर शासन तुम्हाला सांगते की करून घ्या। तो मोस्टली बिल्डर आते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एड्रेस चेंज होता है, वो ये और दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके पास रहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। बहुत कम लोग आते हैं कि जिनको प्लॉट में कोई जगह बची है, कंस्ट्रक्ट करना है, और भी उनको लगता है कि मैं और एक इधर बिल्डिंग मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर उसका कोई इंटेंशन रहेगा तो वो लोग आते हैं। 5% इसीलिए तो मैंने बोला है, 95% नहीं आते, 5% आते। और लैंड ओनर, मोस्टली लैंड ओनर और बिल्डर कभी भी एक ही होते हैं, तो लैंड ओनर आके भी वो बोलता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो। तो जनरली हेयरिंग होने के बाद एक 2-3 हेयरिंग में हम क्लोज कर देते हैं, और जब कोई नहीं आया तो हम एक पेपर नोटिस देते हैं, क्योंकि आगे चल के कोई कोर्ट में गया तो मेरे को नोटिस ही नहीं मिली, मेरे को सोसाइटी ने नहीं बताया, मेरे को रजिस्टर का लेटर ही नहीं मिला, वन साइड कन्वेंस कर दिया, तो इसलिए आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम जाहिर पेपर नोटिस 2 पेपर में, एक मराठी और इंग्लिश में देते हैं, और फिर फाइल क्लोज कर देते हैं। और उसमें इमीडिएटली विदिन 2 मंथ्स, यहाँ बहुत सारे एडवोकेट बैठे हैं, उनको मालूम है, विदिन 2 मंथ्स हम उनको डीम कन्वेंस का सर्टिफिकेट और एक स्पीकिंग ऑर्डर दे देते हैं। तो ये ऑर्डर मिलने के बाद आपका 50% काम हो गया, पूरा नहीं। उसके बाद वो ऑर्डर लेके आपको सब रजिस्टर के पास जाना है और उधर एडजुडिकेशन करके लेना है, किसकी स्टैम्प ड्यूटी कम है, किसकी ज्यादा है, वो सब उधर देखा जाता है। ये सब देखने का हमारा काम नहीं है, उधर देखा जाता है वो। और कभी कभी कोई मेंबर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरता है या नहीं भरा होता है पुराने फ्लैट में, तो क्या सॉल्यूशन है? वो सोसाइटी ने उसका पैसा भर देने का, उसके मेंटेनेंस में डाल देने। 1-2 मेंबर के लिए पूरा कन्वेंस का प्रोसीजर नहीं हो पाएगा, और वो एडजुडिकेशन के बाद फिर जाता है लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर्टी कार्ड के नाम लगाने के लिए, और जब वो प्रॉपर्टी कार्ड पर तुम्हारा नाम लगता है तो ये प्रोसीजर पूरी होती है। ये इन शॉर्ट डीम कन्वेंस की प्रोसीजर है। एज पर लॉ इनको 6 महीने का टाइम दिया है, इतने सालों में नहीं हुआ होगा तो अगले 6 महीने में आप ये डीम कन्वेंस के थ्रू अपनी सोसाइटी का प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम लगाने का कार्यक्रम कर दीजिए। दूसरा मेरे को एक बताना था कि बहुत सारे सोसाइटीज बहुत अच्छे काम करते हैं। अपने मुंबई डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 7000 तक सोसाइटीज है। अपने 9 वार्ड ऑफिसर अलग अलग वार्ड में उसका कंट्रोलिंग करते हैं, उसका गाइडेंस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज प्रॉपरली ऑडिट करती है, एजीएम टाइम पर लेती है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहती। 10% सोसाइटीज में प्रॉब्लम, 90% सोसाइटी कभी भी रजिस्टर ऑफिस में आते ही नहीं। ये मेरा खुद का रेटिंग है। 10% के लिए हमारे ऑफिस फुल बिजी रहते हैं। फुल बिजी मतलब आप सुबह आए तो शाम तक आपका नंबर आता नहीं, आप लोगों को मालूम रहेगा कि मल्होत्रा हाउस में आए हुए।
प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए मेरे को 2-4 चीजें आपको बतानी। वो 10% भी कम हो जाए तो अपना वडेर साहब ने अभी बताया आपको कि तंटामुक्त सोसायटी, तर जसं तंटामुक्त अभियान RR पाटील साहेबांनी केलं होतं तसंच आता तंटामुक्त सोसायटी अभियान सुद्धा आमच्या सहकारी विभागाने आता चालू केलेलं आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही सर्वांनी सहभागी व्हावं त्या तंटामुक्त अभियानामध्ये आणि त्याबरोबर तंटामुक्त प्लस सुव्यवस्थापन म्हणजे चांगल्या प्रकारचं काम करायचं। आता याच्यामध्ये 3-4 गोष्टी जर आपण थोड्या बारकाईने बघितल्या ना तर हे तंटे सुद्धा बऱ्यापैकी कमी होतील। मुंबईमध्ये जर मी बघितलं तर प्रॉब्लेम सगळ्यात युगोचाच प्रॉब्लेम, बाकी प्रॉब्लेम नाही। युगो प्रॉब्लेम बाजूला ठेवला तर तंटेच होणार नाही, पण तो प्रॉब्लेम नॅचरल आहे, ते काही बाजूला कोणी ठेवू शकत नाही। मग यासाठी कंप्लेंट कौन करता है ज्यादा? जो पहले कमेटी में था, चेयरमैन सेक्रेटरी कमेटी मेंबर रह चुका है और इलेक्शन में लोगों ने उनको साइड को बिठाया है, वो कंप्लेंट शुरू करता है। उसको सब मालूम रहता है क्योंकि किधर कंप्लेंट करना है, सोसाइटी की क्या कमी है, किसके बारे में कंप्लेंट करना है, कौन कितना टाइम देता है, तो उनको चांस ही नहीं मिले ऐसा आपका काम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो बहुत से लोग या बहुत से कमेटी मेंबर आपके सोसाइटी के बायलॉज देखते नहीं। आपके सोसाइटी को एक बायलॉज है, वो पढ़ना चाहिए, वो देखना चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं है और वहां से कंप्लेंट शुरू होती है। तो थोड़ा आज के बाद जो भी कमेटी मेंबर है थोड़ा बायलॉज की कॉपी एक बार खाली ऐसा खाली इंडेक्स उसका देखो कितने प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व होते हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं बोल रहा हूं आपको, आपके सोसाइटी का बायलॉज हाउसिंग सोसाइटी से, तो उसमें सब लिखा है कि आपकी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग मंथली होनी चाहिए, जनरल बॉडी की मीटिंग अपना ईयर एंडिंग होने के बाद 45 डेज के बाद ऑडिट होना चाहिए और उसके बाद EGM होना चाहिए। EGM होते समय उसका एजेंडा होना चाहिए, उसका सर्कुलेशन होना चाहिए, नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए, EGM का मिनट्स विद इन 30 डेज लोगों को सर्कुलेट होना चाहिए। होता नहीं, एजेंडा लगाते नहीं, लगाया तो किसको दिखना नहीं चाहिए ऐसा लगाते हैं। हुआ तो बोलते मीटिंग को कोई आना नहीं चाहिए, आए तो अपने लोग का ग्रुप के आना चाहिए। मीटिंग हुई तो उसका मिनट सर्कुलेट नहीं करने का तो लेकिन रिकॉर्ड में रखने का, मेंबर के घर में पहुंचाने का नहीं। तो ये चीज मत करो। आप ऐसा करेंगे तो जैसा मैंने बताया वो ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लोग करते नहीं। दूसरा एक कंप्लेंट का मेन हमारे पास आता है तो मेंटेनेंस और रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेंबर एज ए डिफॉल्टर। तो मेंटेनेंस का कोई जानबूझ के पैसा भरना ये बॉम्बे में मेरे को नहीं लगता है। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं बॉम्बे में, मैं बॉम्बे का नहीं हुआ, तो जानबूझ के पैसा नहीं भरने वाले ज्यादा लोग हैं। पैसा है उनके पास लेकिन पैसा भरना नहीं। तो वो मैं अभी बताया वही कैटेगरी के लोग हैं, पहली कमेटी वाले। तो मेंटेनेंस में आप 2-3 चीज अगर बराबर करोगे ना, एक तो आप मेंटेनेंस यूनिट के ऊपर ही लेते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो बायलॉज में भी है, कायदे में भी है, लेकिन बहुत सारे लोग एरिया बेसिस पर लेते हैं, तो नहीं लेना चाहिए एरिया बेसिस पर, यूनिट बेसिस पर ही मेंटेनेंस चाहिए। तो तुम्हारी बिल्डिंग में 50 यूनिट है तो 50 मेंबर पर डिवाइडेड बाय 6 ऐसा मेंटेनेंस होना चाहिए। देन उसको मेंटेनेंस भरने के बाद उसका चेक टाइम में डिपॉजिट करना चाहिए, उसको रिसिप्ट देनी चाहिए, और समझो कोई डिफॉल्ट है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बायलॉज में लिखा है कि मैक्सिमम 21%। ऐसा नहीं कि आपने 21% इंटरेस्ट उसको लगाना है, आप 1% में लगा सकते हो,
मैक्सिमम 21% लिखा है। अभी गवर्नमेंट उसमें भी सोच रही है कि 21% बहुत ज्यादा है, तो रिसेंटली कम हो जाएगा शायद, क्योंकि 21% लगा दे उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दे। मेंबर को समझता नहीं, फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए हमारे पास आना है, फिर रिकवरी सर्टिफिकेट मिलता है, फिर चैलेंज, फिर रिवीजन, फिर एडवोकेट, फिर हाई कोर्ट, चक्कर चलाते रहो। तो ये शुरू कहां से होता है, इसलिए उधर थोड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। देन दूसरा, एनओसी और ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अभी कोई फ्लैट खरीदता है, कोई फ्लैट बेचता है, तो सेल डीड के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सोसाइटी के पास एनओसी मांगने का नहीं, क्योंकि बायलॉज में लिखा है कि एनओसी वो निकाल दिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हमको सेफ्टी चाहिए, आगे जाके सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए एनओसी मांगते हैं। तो ठीक है, सोसाइटी ने भी एनओसी उनको देना चाहिए, लेकिन देते नहीं। हाँ, एनओसी किधर लगते हैं कि आपके प्रॉपर्टी को कोई मॉर्गेज रख के आपको कुछ कर्जा उठाना है या बैंक लोन लेना है, तो एनओसी लगती है, और वो एनओसी सोसाइटी ने देना चाहिए, बैंक के फॉर्मेट में, सोसाइटी के फॉर्मेट में नहीं। बहुत सारी सोसाइटी वो फॉर्मेट के लिए भी झगड़ती है, ये फॉर्मेट में नहीं है, हमारा ये फॉर्मेट है। अरे भाई, वो बैंक को कर्जा दे रही, वो बैंक का कुछ तो रूल रहेगा, वो बैंक उनके फ्लैट मॉर्गेज रख के लोन दे रही है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, एनओसी नहीं देते, इसलिए बहुत सारे अपील होती है। देन शेयर सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं दिया जाता है किसी को भी, ट्रांसफर हो, उसका शेयर डीड है, सबका दिक्कत है, इंडेक्स 2 है, सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, लेकिन सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट पर नाम ट्रांसफर ही नहीं करती, फिर डिस्प्यूट हो शुरू हो जाती है। वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एक लास्ट है ऑडिट। सोसाइटी का ऑडिट टाइम पर होना चाहिए। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इमीडिएटली सबमिट होना चाहिए। और मैं तो उससे आगे जाके कहता हूं कि सोसाइटी ने ऑडिट रिपोर्ट में एक कॉपी मेंबर लोगों को भेज देना चाहिए। कुछ पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ऑडिट मिला नहीं, ऑडिट रिपोर्ट मिला नहीं करके कंप्लेंट करेंगे, लेकिन एक बार देंगे तो एक पान भी नहीं पड़ेंगे, उसको कुछ एजीएम में आते नहीं, और फिर बोलते ऑडिट नहीं हुआ है, एजीएम नहीं हुआ है, कंप्लेंट। तो ऑडिट रिपोर्ट सब लोगों को एक बार देना चाहिए। हम इसके बजाय अच्छे काम बहुत सारी सोसाइटी करती है। किसी ने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा प्लांट लगाए, बहुत सारी सोसाइटी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, बहुत सारी सोसाइटी कंपोस्टिंग खत बनाती है। देन बड़े बड़े जो अपने नौजवान जैसे कॉम्प्लेक्स रहेंगे, तो शेतकरी थेट करा बाजार, शेतकऱ्यांचा डायरेक्ट माल संस्थेतील सभासदांना, अशा पद्धतीचं अभियान आहे। देन स्वच्छता, सुशोभीकरण, अभी इलेक्ट्रिक चार्जर भी बहुत सारी सोसाइटी ने बिठाना शुरू किया है। जो महानगर पालिका के रूल्स रेग्युलेशन के हिसाब से कचरा वर्गीकरण असेल, त्यांच्या कारपोरेशन के काय टैक्स वेळेत भरने असेल, ऐसे कुछ अच्छी चीजें भी बहुत सारी सोसाइटीज कर रही है। तो इसी हिसाब से सभी सोसाइटी ने काम करना चाहिए। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका। यहाँ पर एक निवेदन मेरे पास आया है कि हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक बहुत बड़ा हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में फंक्शन या मेळावा 14-15 ना 13 आणि 14 मेला सहकार परिषद आणि सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार असा एक कार्यक्रम शासनाच्या वतीने, हाऊसिंग फेडरेशनच्या वतीने मुंबईमध्ये आयोजित केलेला आहे। त्या कार्यक्रमाला देशाचे सहकार मंत्री माननीय अमितजी शाह साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री माननीय आमदार
देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व सहकार मंत्री माननीय अतुलजी सावे साहेब आणि सहकार खात्याचे मुंबईतील सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तर आपल्याही संस्थांनी त्यामध्ये सहभागी व्हावं. त्या ठिकाणी हाऊसिंग सोसायटीचे जे प्रॉब्लेम आहेत की जे कॉर्पोरेशनशी निगडीत आहेत, जे शासनाशी निगडीत आहेत किंवा वर्षानुवर्षे काय पॉलिसी त्याच्यामध्ये चेंज होणं गरजेचं आहे, तर असे निर्णय त्या ठिकाणी होणार आहेत. जास्तीत जास्त संस्थांनी ॲडव्होकेट मंडळींनी त्या ठिकाणी सहभागी व्हावं आणि यासाठी हाऊसिंग फेडरेशनने एक फॉर्म आणलेले आहेत. वडील साहेब मला वाटतं देतील, तर ते तुम्ही भरून द्या. आणि शेवटी एकच सांगतो की डीप कन्व्हेच्या बाबतीत तुम्हाला कसलीही अडचण सहकार खात्याकडून येणार नाही. जास्तीत जास्त आज जर या ठिकाणी सभासद आपण ठिकाणी असलो तर आपण एखाद्या संस्थेमध्ये राहतो, त्या ठिकाणच्या संस्थेला, आपण एखाद्या संस्थेमध्ये आपलं कार्यालय असतं त्या ठिकाणच्या संस्थेला, आपले काही नातेवाईक असतात त्या लोकांना आणि आपले कुटुंब ज्या ज्या वेगवेगळ्या ठिकाणी संस्थेत राहत असतील त्या संस्थांना आपल्यामार्फत हा टीम कन्व्हेन्सचा अभियान जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि यामध्ये सहभागी व्हा अशी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. आणि आजचा कार्यक्रम श्री लवेकर त्यांचे सहकारी, त्यांच्या कार्यालयाचे सर्व सहकारी अधिकारी आणि या संस्थेचे चेअरमन हाऊसिंग फेडरेशन बरोबर चांगल्या प्रकारे आयोजन केला, त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद.